हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया है और अब जो आज का अपना जो सेशन में टॉपिक है वेन थॉट फैक्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि वेन थॉट फैक्टर अभी तक इसलिए नहीं आया था क्योंकि हम लोग ने अभी तक ऐसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात किए थे जिनका न तो डिसोसिएशन हो रहा था न तो एसोसिएशन हो रहा था। ठीक है, तो अब हम ऐसे सॉल्ट पढ़ेंगे जिनका या तो डिसोसिएशन हो रहा होगा या तो एसोसिएशन हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग 4 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम ऐसे भी ले सकते हैं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल डिवाइड बाय यहाँ पर क्या होगा, टोटल मोल। ठीक है, और अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आप लोग ने देखा था और डाइल्यूट के लिए क्या हो रहा था, N2 की वैल्यू N1 के कंपेयर में, मतलब सॉल्यूट की जो वैल्यू थी सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत स्मॉल होती है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते। फाइनल क्या बना, N2 अपॉन N1 बना। तो ये हम लोग ने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा था, मतलब ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, N2 H2 मतलब गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड हम लोग ने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीवी इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू क्या था, केबी इनटू मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल को हमने एन सॉल्यूट लिख लिया और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या होगा कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये मोलैरिटी हो गया। तो ये हम लोग ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला देखा था। ठीक है, थर्ड हम लोग ने देखा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या था, केएफ इंटू एम। ठीक है, एम फॉर मोलैरिटी। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, एन सॉल्यूट, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहाँ से भी मोलैरिटी है तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग ने थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किए थे, पाई इक्वल टू क्या था, MRT। ठीक है, M क्या यहाँ पर मोलैरिटी था, तो मोलैरिटी क्या होता है, N सॉल्यूट डिवाइड बाई यहाँ पर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू क्या हो जाएगा, RT। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का हम लोग ने फॉर्मूला देखा था। ओके, तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग देख रहे हैं वो डिपेंड किस पे कर रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैसे भी फॉर्मूला में पता है कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर एम सॉल्यूट लिखा है, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट पे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा और उसमें जो सॉल्यूट हमने देखा था, अभी तक जितने भी क्वेश्चन फॉर्म पढ़े, तो और सॉल्यूट्स और नॉन वोलेटाइल और उनका न तो डिसोसिएशन हो रहा था और न ही एसोसिएशन, तो नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। ठीक है, इसीलिए अभी तक के फॉर्मूले में आपको वेन थॉट फैक्टर नहीं आया था। बट अब कुछ ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जिनका या तो डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन होगा। जैसे हम बात करें कि NaCl की, तो NaCl को क्या करोगे, अगर हम उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। इसी तरह से अगर हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डिजोल्व करेंगे तो वो क्या होगा, कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ने 3 तरह के सॉल्यूट ले लेते हैं, उसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 बीकर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 बीकर बना लिया। तो यहाँ पर हम लोग 3 सॉल्यूट लेंगे। एक तो हम ऐसे, इसमें क्या है, सपोज सॉल्वेंट क्या है, एज ए वाटर है, इसमें क्या है, H2O है। इसमें भी हमने क्या ले लिया, एक्वा सोल्यूशन मीन्स यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया, H2O ले लिया। और इसमें हमने क्या ले लिया, बेंजीन।
इसमें बेंजीन एज अ सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। अब इसमें मान लो सपोज हमने ग्लूकोज को डिजोल्व किया, ग्लूकोज को इसमें मान लीजिए सपोज हमने NaCl सॉल्यूट को डिजोल्व किया, और इसमें बेंजीन में हमने क्या लिया, मान लीजिए सपोज हमने एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH, ठीक है। यहाँ पर 3 सॉल्यूट लिखे हैं। ग्लूकोज में और भी ऐसे सॉल्यूट जिनका न तो डिसोसिएशन हो, कौन कौन से हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, ठीक है, ग्लूकोज हो सकता है और सुक्रोज हो सकता है। ये सब ऐसे सॉल्यूट है जिनका न तो डिसोसिएशन होता है और न ही क्या होता है, एसोसिएशन होता है। वो यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ग्लूकोज का यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 है। तो ग्लूकोज को डिसॉल्व करने से पहले भी क्या था, एक मॉलिक्यूल था, एक मोल था। जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन बनाएंगे तो भी इसमें क्या रहेगा, 1 मोल ही रहेगा, ठीक है। मतलब डिसॉल्व करने से पहले भी 1 मोल था और डिसॉल्व करने के बाद भी 1 मोल है। तो यहाँ पर पार्टिकल को किसी तरह का न तो डिसोसिएशन हुआ न तो एसोसिएशन हुआ, तो इसीलिए हम इसमें वेन फैक्टर का जरूरत नहीं पड़ रही थी, वेन फैक्टर की। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1। ऐसे सारे सॉल्यूट जिनका न तो डिसोसिएशन होता है न तो एसोसिएशन होता है, उनके वेन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, I इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जरा देखिए, हमने क्या करा, NaCl अभी क्या है, सॉलिड फेज में, तो आपको यहाँ पर 1 मोल NaCl दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ही इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, Na+ और Cl- आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में सॉलिड फेज में कितना, 1 मोल दिख रहा था। जैसे ही इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो Na+ और Cl- यहाँ पर कितने हो गए, 2 मोल हो गए। तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से पता है कि वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता, उसको मतलब है क्या, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यही होता है, ठीक है। तो हमने लिया कितना था, 1 मोल लिया था। अब डिसॉल्व करने के बाद कितना हो गया, 2 मोल हो गया। मतलब स्टार्टिंग में 1 था और डिसॉल्व करने के बाद 2 हो गया। तो यहाँ पर हम आई की वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी, डिसोसिएशन के केस में ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एसोसिएशन की। प्रॉब्लम यहीं पर आती है जब कोई भी ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, जिसको क्या करते हैं हम अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो वो क्या हो, 1 से ज्यादा में टूट जाए। तो वहां पर हम जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। आप इनसे निकालोगे तो वैल्यू कुछ अलग आएगी, और जो हम ऑब्जर्व करेंगे, जो हम निकालेंगे यहाँ पर, उसकी वैल्यू अलग आएगी। इसलिए यहाँ पर वेन फैक्टर का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आ गए, 2 हो गए। आई की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है फॉर डिसोसिएशन के केस में। यहाँ पर क्या कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन के केस में डायरेक्ट बात करिए, वन टाइम फैक्टर आई की वैल्यू क्या हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अब यहाँ पर एसिटिक एसिड है और बेंजीन में हमने डिसॉल्व किया, तो एसिटिक एसिड यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हमने एसिटिक एसिड इसमें डिसॉल्व किया, ठीक है। अब जैसे ही ये सॉल्यूशन में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंबाइन हो के एक मॉलिक्यूल बना देगा, मतलब CH3COOH, और एक कंबाइन होकर टोटल क्या 1 मॉलिक्यूल बना देगा। तो यहाँ पर क्या आया, हमने जैसे मान लीजिए ये हमने 2 एसिटिक एसिड लिया, जैसे ही हमने बेंजीन में डाला तो ये कंबाइन हो क्या बना लिया, 1 मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है, 1 मोल बना लिया। इसी को हम बोलते हैं एसोसिएशन। यहाँ पर एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, एसोसिएशन, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि भाई अगर हमारे पास सॉल्यूट है जिनका कुछ नहीं हो रहा था, आई की वैल्यू 1 ले रहे थे, तो इसमें आई की वैल्यू फॉर्मूले में 1 का आई का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, तो इसलिए हम वेन फैक्टर नहीं आता। बट अगर डिसोसिएशन का केस है, एसोसिएशन का केस है, तो वहां पर आपको आई की वैल्यू ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। ओके, तो डिसोसिएशन केस में डायरेक्ट सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डिसोसिएशन केस में आई की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1, इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1, या नन ऑफ दिस। तो ग्रेटर देन 1 होती है ऑलवेज,
और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल में इसी पे डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि डिसोसिएशन कैसे होता है, एसोसिएशन कब होगा, और न तो डिसोसिएशन और ना इधर एसोसिएशन कब होगा। तो वो सब ऐसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, यही सब मॉलिक्यूल ज्यादातर क्वेश्चन में दिए रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि वेंट फैक्टर के फॉर्मूले की। ठीक है, तो फॉर्मूले को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले कौन होते हैं, कौन कौन से। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का, क्या होता है, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन क्या होता है, कैलकुलेटेड सीपी। सीपी मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है कि वेंट ऑफ फैक्टर का टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, तो ये वेंट फैक्टर निकालने का दूसरा फॉर्मूला है। अब आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मोलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, थर्ड जो फॉर्मूला मिला वो मोलर मास के टर्म हुआ, क्योंकि आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास हर एक फॉर्मूले में फॉर्म में देख रहे हो। तो मोलर मास से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोल अपॉन क्या होता है, मोल को अगर ओपन करो तो वेट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। तो हर एक फॉर्मूले में आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। तो मतलब यहाँ पर क्या आ गया, एक और वेंट फैक्टर का फॉर्मूला मिला। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऊपर है, तो मोलर मास से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इनवर्सली रिलेशन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या ऊपर हो जाएगा, कैलकुलेटेड एब्सोल्यूट अपॉन ऑब्जर्व एंड सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ से ये थर्ड फॉर्मूला मिला। फिर से फॉर्मूला कैसे है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पर अगर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो मोलर मास में क्या होगा, नीचे चला जाएगा। ये वेंट फैक्टर है कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास है। तो अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा कि अगर किसी भी सॉल्यूट का न तो डिसोसिएशन हो रहा है न तो एसोसिएशन, तो आई की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी। और अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी। तो ये आपको फॉर्मूले मिले। तो इन सब फॉर्मूले का यूज करके एक हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, वेंट फैक्टर और डिसोसिएशन एसोसिएशन के केस में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक टेबल फॉर्म बना दिया, डिसोसिएशन, एसोसिएशन, और यहाँ पर नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। तो अगर हम आई की वैल्यू की बात करें, तो कोई ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है जिसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो डिसोसिएशन के लिए आपको अच्छे से पता है कि आई की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी। और ऐसे सॉल्यूट जिनका न तो डिसोसिएशन हो रहा है न तो एसोसिएशन, तो आई की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। अब जरा यहाँ पर एम सॉल्यूट की बात कर लेते हैं। ठीक है, मोड ऑफ सॉल्यूट की। तो अगर डिसोसिएशन का केस हो रहा है, जैसे यहाँ पर क्या था, डिसोसिएशन का केस है, तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ NaCl क्या था, सॉलिड फेज में था। और जैसे ही हमने क्या करा, उसको वाटर में डिजोल्व किया, तो ये क्या हुआ, ब्रेक होके क्या 2 मोल में ब्रेक डाउन हो गया, Na+ और Cl- में। तो यहाँ पर डिसोसिएशन के केस में हमेशा एम सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो डिसोसिएशन के केस में क्या होता है कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर हम एम सॉल्यूट की बात करें, मतलब मोल, तो आपको क्या दिख रहा है, कोई भी सॉल्ट आप ले लो जिसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, 1 होगा। जैसे ही वाटर में डिजॉल्व करेगा तो वो अपने आयंस में क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जो सॉल्यूट है वो क्या होगा, आयंस, वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, न कि नेचर पे। तो यहाँ पर और जैसे मान लीजिए अगर MgCl2 ले ले, MgCl2 को डिजॉल्व करोगे वो 3 आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें MgCl2 की, MgCl2 को जैसे ही वाटर में डिजॉल्व करोगे,
Mg+2 और 2Cl माइनस, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऑलवेज कहने का मतलब क्या है कि डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑलवेज क्या होंगे, ग्रेटर देन 1 होंगी। तो नंबर ऑफ सोल्यूट बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। ये चीज बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ से एक चीज ये मिला कि n सोल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर n सोल्यूट बढ़ रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। और एक चीज आपने ये जाना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। मोलर मास क्या होगा, यहाँ पर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ये चीज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हम बात करें एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन के केस में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर एसोसिएशन में दो मॉलिक्यूल हमने एसिटिक एसिड लिया था, जैसे ही हमने उसको बेंजीन में डिसॉल्व किया तो ये दो क्या हुए, डाइमराइज करके, मतलब वहां पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एसोसिएशन का जब पर्टिकुलर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर डाइमराइज करके ये दोनों जुड़ के क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, साइज बड़ा होगा छोटा होगा उससे नहीं मतलब है, ये कंबाइन हो क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जब हम एसोसिएशन का केस पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको समझाएंगे किस तरह से ज्वाइन होते हैं। अभी फिलहाल ये जानिए कि दो मॉलिक्यूल हमने डाला और जैसे ही इसको बेंजीन में डाला तो ये दोनों कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बन लिया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, दो था बन के क्या हो गया, एक हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ये चीज डिक्रीज होगा तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि एन सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चीज डिक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब हम बात करें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों घट रहे हैं तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और न तो डिसोसिएशन न तो एसोसिएशन, यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये टेबल बहुत काम की चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं याद है, ये फॉर्मूला याद है और आपको पूछे कोई सॉल्ट है जिसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो आपको पूछे बताइए ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी या फिर कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। तो अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद है और आपको अच्छे से पता है डिसोसिएशन केस में क्या होता है, आई ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखेंगे तो ऑब्जर्व Cp अपॉन क्या होगा, यहाँ पर कैलकुलेटेड Cp हो जाएगा ग्रेटर देन 1। इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व Cp ग्रेटर देन कैलकुलेटेड Cp। ठीक है, ये डिसोसिएशन का केस आ गया। तो ये चीज याद है तो आपको कंडीशन, आपको ये चीज पता है, बस ये फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप करके रीअरेंज करके ऑप्शन में देख लीजिएगा कि अगर डिसोसिएशन केस हो रहा है तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर मोलर मास की बात करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो आई के प्लेस पे ये फॉर्मूला रख दो, तो वहां पर आई के प्लेस पे हम ये चीज फॉर्मूला रखेंगे तो वहां पर क्या आएगा, कैलकुलेटेड मोलर मास ग्रेटर देन ऑब्जर्व मोलर मास। इसी तरह से एसोसिएशन कंडीशन निकालेंगे तो आई के प्लेस पे आप ये फॉर्मूला रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैलकुलेटेड मोलर मास लेस देन ऑब्जर्व मोलर मास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद है और ये कंडीशन याद है तो आपको कोई भी रिलेशन पूछे आप आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये अपना टेबल हो गया। अब हम बात करेंगे डिसोसिएशन। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिनका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरह से निकालते हैं, जनरल फॉर्मूला, और उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे डिसोसिएशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिसोसिएशन का केस। ठीक है, डिसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन का मतलब आपको पता है, कोई चीज हम अगर एक्वा सॉल्यूशन या कोई वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो डिसोसिएट हो जा रहा है, मतलब एक से ज्यादा आयन में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। जैसे हम बात करें कि ये अपना क्या है, मार्कर है, एक ये सॉल्ट है, और जैसे ही हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये क्या हुआ, 2 पार्ट में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, 2 मोल में ब्रेक डाउन हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के केस में जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले ले NaCl। ठीक है, NaCl सॉलिड है और जैसे ही हमने क्या करा, इसका एक्वा सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व किया तो ये किसमें Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर हम इसके I की वैल्यू की बात करें तो I का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन।
तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना NaCl का 1 मोल है, और बिफोर डिसोसिएशन NaCl कितना है 1 मोल है, और आफ्टर डिसोसिएशन में यहाँ पर 1 मोल आपका Na+ निकाला और 1 मोल क्लोराइड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/1, तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या डिसोसिएशन हो रहा है। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल ले लें। मान लीजिए सपोज हमने मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड है, और यहाँ पर हर केस में मान रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और 100% डिसोसिएशन हो रहा है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 100% डिसोसिएट हो रहा है और अल्फा की वैल्यू 1 है। ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर जैसे MgCl2 है, जैसे ही वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये Mg+2 और Cl क्लोराइड आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस पे अगर हम I की वैल्यू निकालें तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है 1 मोल ये है, 2 मोल ये है, तो टोटल कितना हुआ 3, और बिफोर डिसोसिएशन कितना है 1 है, तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आई 3 आई। ठीक है, इसी तरह से हम और सॉल्ट के एग्जाम्पल ले लें। सपोज हमने एल्युमिनियम क्लोराइड ले लिया, AlCl3 ले लिया, और यहाँ पर इसको भी मान ले रहे हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसका जब वाटर में डिजॉल्व करोगे तो Al+3 और यहाँ से 3 क्लोराइड आयन मिलेगा, तो I की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो टोटल यहाँ पे कितना 1 मोल, यहाँ पे 3 मोल, टोटल कितना 4 बिफोर डिसोसिएशन 1 है, तो I की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, एक हम कोई सॉल्ट ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है 4। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिया K4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4 FeCl6 ले लिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर हमने इसका डिसोसिएशन कराया, मान लीजिए सपोज इसको भी 100 है, अल्फा की वैल्यू 1 है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरह से ब्रेक डाउन होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है पूरा एक साथ होता है। K पे क्या होता है +1 चार्ज और ये कितना है 4 है, और प्लस यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरा पे चार्ज कितना आ जाएगा -4 FeCl6, और इस पे कितना -4 चार्ज। तो अगर यहाँ पर आपको I की वैल्यू बोला जाए कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है 4 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, टोटल कितना 5 डिवाइड बाई कितना बिफोर डिसोसिएशन 1 है, तो यहाँ से कितना आ गया I की वैल्यू 5 हो गया। तो 4 मैंने एग्जाम्पल लिया और चारों में हमें क्या दिख रहा है कि I की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में ऑलवेज क्या आती, ग्रेटर देन 1 आती। बात समझ में आई कि हमने अगर ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएशन हो रहा है उसका, और वहां पर जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है 100% डिसोसिएशन होता है, अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो यहाँ से आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन का हम लोग ने फॉर्मूला एक देखा था क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यहाँ पर हम डिसोसिएशन की सिर्फ बात कर रहे हैं, और अपॉन क्या था बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला लगाया, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन केस में सॉलिड फेज में है तो सभी की वैल्यू क्या है 1 है, और आफ्टर डिसोसिएशन में जितने आयन में ब्रेक हो रहा है तो वो आपका है, तो वही हमने I की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब मान लीजिए अपने पास कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो वहां पर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होगा। ठीक है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं वो हम लोग यहाँ से सीख लेते हैं। आप लोग ने इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th क्लास में पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, यहाँ पर हमने अभी तक बात किया किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, जिसका 100% क्या हो रहा था, डिसोसिएशन हो रहा था। ठीक है, 100% डिसोसिएशन हो रहा था, 100% डिसोसिएशन हो रहा था, अल्फा की वैल्यू क्या थी 1 थी। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो यहाँ पर क्या होगा 100% क्या होगा डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, और अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी नॉट इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, अब कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं जैसे एसिटिक एसिड को अगर हम बेंजीन में डिजोल्व करें तो वहां पे डाइमर मतलब कंबाइन होकर एसोसिएशन केस शो करता है, बट अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड को ले लें और वाटर में डिजोल्व करें तो वहां पर वो डिसोसिएशन शो करता है। तो हम यहाँ पर एसिटिक एसिड ही लेते हैं, जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड CH3COOH
और हमने क्या करा, वाटर में डिजोल्व किया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि पूरा पार्ट कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ यहाँ पर रिएक्टेंट साइड भी आपका बचा रहता है। तो इसका डिसोसिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या CH3 डबल एसिटेट आयन प्लस यहाँ से H प्लस आयन। अगर हम इनिशियल की बात करें, इनिशियल स्टेट में मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ये क्या होंगे, 0 0 होंगे। इक्विलिब्रियम में कैसा क्या आ जाएगा, मान लीजिए ये स्टार्टिंग का कितना था, 1 था, और इसका अल्फा पार्ट इसमें से डिसोसिएट हुआ। 1 स्टार्टिंग में था और इसका अल्फा डिसोसिएट हुआ था। जितना डिसोसिएट होता है 1 में से क्या कर देंगे, वही माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा ही बनेगा ना, यहाँ से अल्फा और यहाँ से भी अल्फा बनेगा। जितना इधर से कम हो रहा है उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से मान लीजिए स्टार्टिंग में 1 था तो ये प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 0 होगा। अब इक्विलिब्रियम में मान लीजिए इसमें से अल्फा निकल गया, अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो टोटल में से क्या करोगे, ये अल्फा क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ से जितना निकल रहा है उतना ही प्रोडक्ट तो इधर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आई की वैल्यू निकाले, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। तो फाइनल यहाँ से क्या बना, 1 प्लस अल्फा। तो आई की वैल्यू क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा, ठीक है। और वही चीज देखिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए अल्फा हम लेके चल रहे हैं। और यही अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता सपोज, तो अल्फा की वैल्यू क्या ले लेते, 1 ले लेते। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना आ जाता, 2 आ जाता ना। अगर मान लीजिए इसको 100% ले लेते, अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 आ जाएगा ना। देखिए 2 यहाँ पर है आई की वैल्यू, क्लियर है। तो बट वीक इलेक्ट्रोलाइट इसलिए यहाँ पर अल्फा हम लेके चलेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पहले एग्जाम्पल ये ले लिया, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर हमने AlCl3 लिया था, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के चल रहे थे। अब मान लेते हैं सपोज AlCl3 क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम रिएक्शन लिखे AlCl3 का, तो यहाँ पर इसको हम मान के चल रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इस केस में हमने क्या माना था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, तो अल्फा की वैल्यू 1 लिया था। अब यहाँ पर AlCl3 हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में इस तरह से दिखाओगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Al+3 और यहाँ से 3 क्लोराइड है। अब जरा देखिए यहाँ पर इनिशियली अगर हम बात करें, इनिशियल तो 1 होगा, ये कितना होगा, 0 0 होगा। और अगर हम इक्विलिब्रियम में बात करें तो मान लीजिए अल्फा इसमें से डिसोसिएट हो गया, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा, और यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा। तो आई की वैल्यू जब निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन में इन सभी का सम हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन क्या, बिफोर डिसोसिएशन। तो आई की वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस यहाँ से 3 अल्फा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनली आपका क्या बचा, 1 प्लस 3 अल्फा। तो आई की वैल्यू क्या आया, 1 प्लस 3 अल्फा आया, ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम मान लेते हैं कि यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम क्या रखेंगे, अल्फा की वैल्यू 1 रख देंगे। तो देखिए आपका वही आ रहा है, I=4 आ जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो इस केस में आता। बात समझ में आ रही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम अल्फा 1 नहीं मानते, उसको लेके चलते हैं, ठीक है। और वहां से अगर यही स्ट्रॉन्ग होता तो अल्फा की वैल्यू 1 ले लेते थे, आपका यही आ जाता। बात समझ में आ रही है। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जनरल फॉर्मूला निकालें, ठीक है, जनरल फॉर्मूला, या फिर बोल सकते हो कि जनरल फॉर्मूला अगर हम वेरिएशन करें किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। तो किस तरह से हम, एक मान लीजिए कोई सॉल्ट है, यहाँ पर AN ले लेते हैं और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका डिसोसिएशन हुआ तो क्या हुआ, Na में कन्वर्ट हुआ। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर इनिशियल क्या हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम में केस में क्या आ जाएगा, मान लीजिए इसमें से अल्फा डिसोसिएट जिस तरह से हम लोग ने ये वाले किए थे, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर N था तो यहाँ पर क्या होगा, N अल्फा। तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आई क्या था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन क्या था, बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, कुछ पार्टिकल इधर भी होंगे और कुछ इधर भी होंगे। तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस यहाँ से N अल्फा और डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। इसको जरा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो I= क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने प्लस अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 और प्लस हो जाएगा यहाँ से क्या, अल्फा N-1, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 होगा।
तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, इधर लेकर आते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, i माइनस 1 इक्वल टू एल्फा n माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, i माइनस 1 और डिवाइड बाई यहाँ से n माइनस 1। तो ये हो गया अपना क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू आप निकाल लीजिए, N क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। जैसे NaCl है, वाटर डिजोल्व करो तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, जिस तरह से हमने ये किया उसी तरह से हमने यहाँ पर जनरल फॉर्मूला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का निकाल लिया। कोई इलेक्ट्रोलाइट An है और जैसे ही वाटर में डिजोल्व किया तो यहाँ से Na मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो गया। तो इनिशियल वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या बना नहीं तो 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, मान लीजिए स्टार्टिंग में से अल्फा डिसोसिएट हो गया, निकल गया, तो 1 माइनस अल्फा, और जितना निकला वही यहाँ पर n है तो n अल्फा हो जाएगा। आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। और इसी को हमने क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। यहाँ पे अल्फा मैंने प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, n माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 1 हमने क्या करा, रीअरेंज कर लिया, 1 को इस साइड लेकर आया था। अल्फा i माइनस क्या 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा n माइनस 1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेरिवेशन। तो आप इन फॉर्मूले को याद करिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, आप छोटा सा डेरिवेशन है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एसोसिएशन की। तो एसोसिएशन में क्या होगा कि मॉलिक्यूल क्या होंगे, कंबाइन हो रहे होंगे। तो यहाँ पर एसोसिएशन में केस में ऐसा क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल डाइमर बना लेते हैं। ठीक है, डाइमर का मतलब है 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना लिया। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए कि ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन बेंजीन फॉर्म डाइमर। डाइमर का मतलब क्या है, आप ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, CH3COOH, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया। ठीक है, बेंजीन एज ए सॉल्वेंट। एक्चुअल में होता क्या, यहाँ पर आपको क्या 2 दिख रहा है, और जैसे ही हमने उसको बेंजीन में डाला तो क्या होगा, ये कंबाइन होके हाइड्रोजन बॉन्ड से इस तरह से, यहाँ पर ये CH3, यहाँ से C और यहाँ से OH, यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ये पूरा मॉलिक्यूल हो गया, पूरा 1 बन गया। इसी को बोलते हैं क्या, डाइमर। ठीक है, डाइमराइजेशन मतलब मॉलिक्यूल 2 था, कंबाइन होकर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड से एक मॉलिक्यूल बना दो। वो कितना बड़ा साइज इससे मैटर नहीं करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डाइमर। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन सॉल्वेंट ले ले तो हमेशा क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पहले कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद हम जनरल फॉर्मूला एसोसिएशन का केस का सॉल्व करते हैं। तो इसी को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बेंजीन था कार्बोक्सिलिक एसिड में इथेनोइक एसिड था CH3COOH, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, बेंजीन एज ए सॉल्वेंट। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लिया, तो ये कंबाइन होकर क्या एक मॉलिक्यूल बना, मतलब यही चीज बना लिया। यहाँ से CH3COOH, और ये मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, ये पूरा क्या एक मॉलिक्यूल बना लिया। अगर हम इनिशियल की बात करें, इनिशियल में क्या है, ये 1 है और यहाँ पे क्या है, 0 है। और एट इक्विलिब्रियम में केस में क्या होगा, मान लीजिए इसमें से अल्फा मॉलिक्यूल निकला, यहाँ पे 2 से 1 बन रहा है। तो जब अल्फा बनेगा तो क्या होगा, अल्फा बाई यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कैसे हुआ देखिए, यहाँ पर हम 2 भी ले सकते थे, फिर भी फॉर्म आपका आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, 1 ही मान के चला करिए हमेशा ही। ठीक है, यहाँ 2 था, यहाँ 2 क्यों नहीं लिया, उसकी टेंशन नहीं, यहाँ पर हमेशा 1 मान के चलिए, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से क्या था, इनिशियल देखो, यहाँ से इसको ऐसे समझो, इसकी तो ठीक है, यहाँ पर 1 मान लिया, ये 0 हो गया। यहाँ पर अल्फा बाई 2 कैसे आया वो समझिए। देखिए 2 था तो 1 बन रहा था, 2 था तो क्या बन रहा था, 1 बन रहा था, इसलिए 1 पे कितना होगा, 1/2, और इसलिए यहाँ पर अल्फा हो रहा है। अल्फा का क्या होगा, तो यहाँ पे अल्फा का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से फाइनली क्या अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बाई यहाँ से 2 आ गया।
अब जरा आई की वैल्यू निकाल दीजिए। आई की वैल्यू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। तो ये आफ्टर एसोसिएशन में 1 माइनस अल्फा प्लस यहाँ से अल्फा बाई 2 और डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। ये तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। अब यहाँ से क्या अल्फा कॉमन ले लीजिए, अल्फा कॉमन लेंगे तो आई इक्वल टू 1 और प्लस अल्फा यहाँ से क्या 1 बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करिए। आई की इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस, यहाँ से सॉल्व करोगे तो माइनस 1 बाई 2 आएगा, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू। ठीक है, जनरल नहीं है, हमने सीधा सा कोई एसटी केस दिया, उसका डायमेराइजेशन करा दिया, हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाला, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं इसी को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लेता तो क्या हो जाता है। यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते, तो 1 बाई 2 होता है, 1 माइनस 1 बाई 2 कितना होता है, 1 बाई 2 ही आता। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर क्या था, 2 था, यहाँ पर 1 बन रहा था। अगर हम इससे आई की वैल्यू निकालते तो क्या होता, आफ्टर एसोसिएशन में क्या था, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या बिफोर क्या है 2 है, तो यहाँ से भी दिख रहा है आपको क्या आई की वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है। तो इसमें भी अगर हम करें अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या रख दें, 1 रख दें, तो 1 माइनस 1 बाई 2 कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जनरल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है जनरल फॉर्मूला और हम क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहीं कहीं अल्फा निकाल देते हैं, कहीं कहीं एक्स निकलते हैं, वो मैटर नहीं करता है, आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को ठीक है एक्स से हमने डिनोट कर दिया। सपोज यहाँ पर चलो अल्फा ही मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप अल्फा मानो या एक्स मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम कोई जनरल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एन ए लिया और ये डायमराइज होके यहाँ पर ए एन फॉर्म कर लिया। ठीक है, यहाँ पर एन ए मॉलिक्यूल था और वो कंबाइन होके ए एन एक मॉलिक्यूल बना लिया। यहाँ पर अगर हम इनिशियली बात करें तो ये कितना है, 1 है, ये कितना 0 है। और एट इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें तो इसमें से क्या हुआ, अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा बाई एन हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, एन से यहाँ पर क्या बना रहा था, 1 बना रहा था, एन था तो वहां से क्या 1 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा था, इसलिए 1 पे कितना 1 बाई एन होगा, यहाँ से अल्फा निकल रहा है, अल्फा से कितना होगा, अल्फा का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से अल्फा बाई एन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी अल्फा मान के चल रहे हैं, आप एक्स मानिए चाहे अल्फा मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, अल्फा बाई एन आ गया। अब आई की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन क्या बिफोर, तो आफ्टर एसोसिएशन क्या आ जाएगा, अल्फा बाई एन प्लस यहाँ से 1 माइनस अल्फा, मतलब इन सभी के क्या कर दोगे, सम कर दोगे आफ्टर एसोसिएशन में, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या आ गया बच्चा लोग, अल्फा बाई एन माइनस अल्फा प्लस 1। ठीक है, तो जरा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आई को हम इधर लेके आते हैं, इन दोनों को इधर लेकर आते हैं। जब इन दोनों को इधर लेकर आओगे तो ये क्या अल्फा क्या प्लस में हो जाएगा और ये चीज क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या 1 माइनस आई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन इक्वल टू 1 माइनस आई। यहाँ से एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन एन होगा इक्वल टू यहाँ से होगा 1 माइनस आई। ठीक है, 1 माइनस आई। अल्फा की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस आई और n अपॉन यहाँ से n माइनस 1। ये फॉर्मूला हो गया आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। ठीक है, यहाँ पर क्या अल्फा इक्वल टू, देखिए एक बार यहाँ से फिर से समझ लीजिए, आई इक्वल टू क्या है, ये दोनों का सम आफ्टर एसोसिएशन अपॉन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू क्या होगा 1 है तो कोई मतलब नहीं, हमने क्या करा 1 को इधर लेकर आए तो 1 माइनस इसको हमने इधर लेकर गए तो 1 माइनस आई हो गया, और इन दोनों को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में इधर क्या आ जाएगा माइनस। अब हमने क्या करा अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 बाई एन हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया तो n माइनस 1 अपॉन एन, और यहाँ पर क्या करा अल्फा इक्वल टू, तो ये डिवाइड में ये ऊपर चला जाएगा n माइनस 1 क्या नीचे आ जाएगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला बना
वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने का जनरल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो वेन टाइप फैक्टर कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालते हैं, वो हम लोग ने सीख लिया। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेस्ड और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और डिग्री ऑफ एसोसिएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन वेन टाइप फैक्टर्स पे आते हैं।